1000 डिवाइड बाय s + 5 s + 50, ये जो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है इसका टाइम कांस्टेंट फॉर्म आपको कैलकुलेट करना है। टाइम कांस्टेंट फॉर्म, टाइम कांस्टेंट बता, तो टाइम कांस्टेंट फॉर्म मतलब यहाँ पर जितने भी फैक्टर्स दिख रहे हैं आपको s + 5 s + 50 जितने भी फैक्टर्स है सब में से ये जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको बाहर लेना है, मतलब कॉमन लेना है। जैसे कि g of s h of s is equals to 1000 डिवाइड बाय, यहाँ पर ये कांस्टेंट वैल्यू है इसको बाहर अगर लेते हैं तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा s डिवाइड बाय 5 + 1, यहाँ पर 50 अगर कॉमन लेते हैं तो 50 into s डिवाइड बाय 50 + 1, राइट। यस, तो इस फॉर्म को टाइम कांस्टेंट फॉर्म कहते हैं। अब इसको अगर डिवाइड करते हैं तो ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 into 5 25 and 100 डिवाइड बाय 25 4, तो g of s h of s आपको मिलेगा यहाँ पर 4 डिवाइड बाय s upon 5 + 1 s upon 50 + 1, ये हो गया आपका टाइम कांस्टेंट फॉर्म। अब इसमें देखो टोटल 3 फैक्टर्स है, ये 1 ये 2 और ये 3। सबसे पहले आपको ये जो न्यूमरेटर में कांस्टेंट नंबर मिलता है, कांस्टेंट वैल्यू मिलता है, उसका कैलकुलेशन करें स्टार्ट करें। ओके, हर एक फैक्टर का आपको अलग-अलग कैलकुलेशन करना है। सबसे पहले न्यूमरेटर में जो कांस्टेंट मिलेगा उसका कैलकुलेशन मैं करता हूं कांस्टेंट लाइन, और ये कैलकुलेशन करने के लिए फार्मूला है 20 log k, 20 log k। ये जो k दिख रहा है इस k की जगह आपको ये कांस्टेंट वैल्यू लिखना है, मतलब क्या आएगा ये 20 log 4 ना, तो बताओ 20 log 4 कितना होता है? 20 log 4 12.04, 12.04। जो आंसर आपको मिलेगा वो डीबी में होगा, डेसिबल। तो 12.04 ये आंसर मिल गया आपको। नेक्स्ट, तो मेरे पास टोटल कितने फैक्टर्स है? 3, 1 2 3। उसमें से पहले का हमने कैलकुलेशन कंप्लीट किया, अब बच गया ये दोनों। अब इसका कैलकुलेशन करने के लिए आपको एक टेबल बनाना है, इसमें फर्स्ट कॉलम होगा सीरियल नंबर, सेकंड होगा फैक्टर, नेक्स्ट होगा कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, नेक्स्ट होगा कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, फिर उसके बाद आएगा स्लोप, एंड लास्ट में रहेगा रिजल्टेंट स्लोप। ऐसा टेबल आपको बनाना है। नेक्स्ट, सीरियल नंबर में फर्स्ट फैक्टर, अब ये तो कैलकुलेशन हो गया ना, अब नेक्स्ट क्या बच गया s/5 + 1। ये न्यूमरेटर में है डिनोमिनेटर? डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर कैसे लिखेंगे? 1 डिवाइड बाय s/5 + 1। ओके, अगर ये फैक्टर न्यूमरेटर में होता तो यहां पर ये 1 अपॉन लिखने की जरूरत नहीं है, ये डिनोमिनेटर में इसलिए ऐसा लिखा है। अब कॉर्नर फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफाई करना बहुत इजी है। s के डिनोमिनेटर में जो भी नंबर दिख रहा है आपको वो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी। तो s के डिनोमिनेटर में यहां पर क्या 5, सो मिलेगा आपको ओमेगा c1 5 रेडियंस पर सेकंड। अब चेक करो ये डिनोमिनेटर में है या न्यूमरेटर में? डिनोमिनेटर मतलब ये पोल है या जीरो? पोल हमेशा डिनोमिनेटर में होता है, जीरो से न्यूमरेटर में। पोल के लिए हम लोग क्या करते हैं? नहीं, पोल के लिए हम लोग क्रॉस सिंबल यूज करते हैं ना, करेक्ट? यस सर। एंड जीरोस के लिए सर्कल क्रॉस, याद है सबको पोल जीरो। नेक्स्ट, अब सिंगल पोल का स्लोप होता है -20 dB पर डिकेड। सिंगल पोल का स्लोप है -20 dB पर डिकेड। यहां पर लिख के रखता हूं, वन पोल -20 dB पर डिकेड, एंड जीरो का स्लोप होता है +20 dB पर डिकेड। दोनों का स्लोप एग्जैक्ट अपोजिट है, एक का -20 है, एक का +20 है। समझा? अब मुझे बताओ ये पोल है या जीरो? जी, पोल। डिनोमिनेटर में पोल है। s का पावर चेक करो कितना है? 1, मतलब सिंगल पोल। s का पावर अगर 2 होता तो ये डबल पोल होता। डबल पोल का स्लोप कितना होता फिर? -40, राइट? ट्रिपल होता तो -60। तो यहां पर s का पावर 1 है, मतलब सिंगल पोल है, और उसका स्लोप आएगा -20 dB पर डिकेड। अब यहां पर ये फर्स्ट फैक्टर है ना, इसके पहले कोई फैक्टर था क्या? नहीं, तो रिजल्टेंट स्लोप भी कितना आएगा? सेम ही आएगा, -20 dB पर डिकेड।
अगर इसके पहले और कोई एग्जिस्ट करता तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें ये वैल्यू ऐड करते हैं जिससे मुझे रिजल्टेंट। लेकिन स्टार्ट यही से हुआ है ना, यही सबसे पहले, इसके पहले कोई था ही नहीं, तो रिजल्टेंट होती कितना आएगा, -20 समझा। अब सेम ऐसे ही कैलकुलेशन आपको सेकंड के लिए करना है। सेकंड फैक्टर क्या है, 1/s/50 + 1 ओमेगा c2 कितना आएगा, 50 रेडियंस पर सेकंड। होल या जीरो, होल है, सिंगल है या डबल है, सिंगल, तो -20 dB पर डिग्री। अब इसके पहले कोई एग्जिस्ट कर रहा था क्या, कर रहा था, करेक्ट। सो दोनों का एडिशन करो, -40 पर डिग्री। चलो तो यहाँ पर आपका मैग्नीट्यूड प्लॉट का कैलकुलेशन कंप्लीट हो गया। समझा, मैग्नीट्यूड प्लॉट का कैलकुलेशन कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद फेज एंगल प्लॉट। इसके बाद फेज एंगल प्लॉट आपको कैलकुलेट करना है। अब इसके लिए अब इसके लिए आपको किसी भी टाइम कांस्टेंट फॉर्म की जरूरत नहीं है। इसके लिए आपको जो क्वेश्चन में फंक्शन दिया है वही फंक्शन कंसीडर करना है। तो g of s h of s is equals to 1000 divided by s plus 5 into s plus 50. Okay, 1000 divided by s plus 5 into s plus 50. नेक्स्ट, तो फेज एंगल प्लॉट के लिए आपको किसी के टाइम कांस्टेंट फॉर्म की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन में जो फंक्शन दिया है वही फंक्शन कंसीडर करना है। अब इसमें आपको s is equals to j omega पुट करना है। s is equals to j omega, यहाँ पर आएगा g of j omega h of j omega is equals to 1000 divided by j omega plus 5 into j omega plus 50। j omega plus j omega से रिप्लेस करने से क्या हो रहा है, यहाँ पर आपको रियल एंड इमेजिनरी से दो टर्म्स मिल रहे हैं। अब आपको फेज एंगल कैलकुलेट करना है, जैसे कि x plus jy इस फॉर्म को रेक्टेंगुलर फॉर्म कहते हैं। इसमें ये x कौन है, रियल, एंड y कौन है, इमेजिनरी। x से रियल एंड y है इमेजिनरी। इसका अगर पोलर फॉर्म कैलकुलेट करते हो तो मैग्नीट्यूड क्या आएगा, √x² + y² एंड एंगल क्या आएगा, tan इनवर्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। इमेजिनरी पार्ट इज y and real part is x, correct। इसको रेक्टेंगुलर टू पोलर फॉर्म कन्वर्जन कहते हैं, समझा। अब यहाँ पर मुझे फेज एंगल की जरूरत है, फेज एंगल, इसको फेज एंगल कहते हैं और इसको मैग्नीट्यूड कहते हैं। मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ फेज एंगल की जरूरत है। तो कैसे आएगा फेज एंगल, tan इनवर्स ऑफ, इसमें बताओ इमेजिनरी पार्ट कितना, इमेजिनरी पार्ट नहीं, ये 1000 कौन है, रियल है ना, इमेजिनरी कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, यस j ओमेगा। j अगर है किसी भी नंबर के साथ j प्रेजेंट है तो वो इमेजिनरी पार्ट है। तो यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट नहीं, सो रियल पार्ट 1000 है, इमेजिनरी पार्ट 0 है, सो 0 डिवाइड बाय 1000। नेक्स्ट, डिवाइड बाय tan इनवर्स ऑफ, इसमें इमेजिनरी पार्ट क्या है, ओमेगा, रियल पार्ट क्या है 5, सो tan इनवर्स ऑफ ओमेगा अपॉन 5। यहाँ पर क्या आएगा, tan इनवर्स ऑफ ओमेगा अपॉन 50। अब ये सब कौन है, फेज एंगल्स, एंगल का आपने एडिशन सुना है, सब्ट्रैक्शन सुना है, मतलब जैसे कि 20 डिग्री प्लस 30 डिग्री आंसर आता है 50 डिग्री, 30 डिग्री माइनस 20 डिग्री आंसर आता है 10 डिग्री, करेक्ट। लेकिन कभी आपने मल्टीप्लिकेशन सुना है, 30 डिग्री इनटू 20 डिग्री, एंगल का कभी भी मल्टीप्लिकेशन नहीं होता, डिवीजन नहीं होता। तो जब भी आप लोग मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो तब एंगल का आपको एडिशन करना है, और जब भी आप लोग डिवीजन करते हो तब आपको एंगल का सब्ट्रैक्शन करना है। तो बताओ यहाँ पर ये दोनों का क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन, एंगल का एडिशन, समझा। और यहाँ पर डिवीजन हो रहा है ना, डिवीजन तो सब्ट्रैक्शन करना है। लेकिन इसमें पहले बताओ ये 0 अपॉन एनीथिंग क्या होता है, 0, एंड tan इनवर्स ऑफ 0 कितना होता है, 0 होता है, करेक्ट। तो ये न्यूमरेटर का कंप्लीट टर्म 0 हो गया,
अब ये डिनोमिनेटर के दोनों एंगल्स ये 0 में से माइनस करने हैं। तो बताओ फेज एंगल, ये फेज एंगल जो है इसको फाई से डिनोट करते हैं। ओके, सो फेज एंगल फाई इज इक्वल्स टू क्या आएगा? ये तो 0 है, ये तो 0 है, ये वैल्यू जो है ये 0 में से माइनस करने हैं, मतलब माइनस tan इनवर्स ऑफ ओमेगा अपॉन 5 माइनस tan इनवर्स ऑफ ओमेगा अपॉन 50। 0 में से ये दोनों एंगल माइनस करना है ना, तो ये प्लस का माइनस हो गया, ये भी प्लस का माइनस हो गया। समझा ये फाई का इक्वेशन कैसे है? नेक्स्ट, अब इसके बाद आपको एक टेबल प्रिपेयर करना है। इस टेबल में आपको ओमेगा के वैल्यूज पुट करने हैं, ओमेगा के वैल्यूज पुट करना है। अब रैंडमली कोई भी वैल्यूज आप लोग पुट कर सकते हैं, लेकिन एक पैटर्न फिक्स रखो। सभी प्रॉब्लम में हम लोग सेम पैटर्न फॉलो करते हैं। तो पैटर्न देखो एक बार अच्छे से। स्टार्ट आपको 0.1 से करना है, 0.1 के बाद 0.2, फिर 0.2 का डबल कर 0.4, 0.6, 0.8, 1, और 1 के बाद 2, 4, 6, 8, 10, 10 के बाद 20, 30, 20, 40, 60। पैटर्न समझ में आ रहा है? 20, 40, 60, 80 एंड देन 100, करेक्ट? फिर 100 के बाद 200, 400, 600, यहाँ तक आएगा 1000, 1000 के बाद 2000, 4000, 6000, यहाँ तक आएगा 10000। समझ में आ रहा है? तो ये पैटर्न आपको फॉलो करना है। तो 14 तक मैंने यहाँ पर लिखा, फिर आगे के वैल्यूज में यहाँ पर लिखा। क्या आएगा? 60, 80, 100, 200, 400, 600, 800, 1000, 2000, 4000, 6000, 8000, ऐसा इन्फिनिटी कर जाएगा। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं। फिर हर एक के लिए आपको ओमेगा का वैल्यू कैलकुलेट करना है, और हर एक के लिए अगर कैलकुलेशन करते बैठोगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो कैलकुलेटर कैसे यूज करना है? कैलकुलेटर ऑन करने के बाद टाइप करो माइनस, सबसे पहले कैलकुलेटर को रिसेट करो, शिफ्ट 93 इक्वल इक्वल, शिफ्ट 93 इक्वल इक्वल, रिसेट ऑन हो गया। नेक्स्ट टाइप करो माइनस शिफ्ट tan इनवर्स आएगा, शिफ्ट tan इनवर्स आ गया, ओमेगा अपॉन 5। अब ये जो ओमेगा दिख रहा है वहां पर x लिखना है, x। तो पहले अल्फा बटन प्रेस करो, अल्फा, एंड देन x के लिए ब्रैकेट क्लोज करने वाले बटन है, x आ गया, करेक्ट? शिफ्ट tan इनवर्स x अपॉन 5 ब्रैकेट क्लोज माइनस tan इनवर्स x अपॉन 50। क्या इक्वेशन टाइप किया? नेक्स्ट, अब कैल्क बटन प्रेस करो, कैल्क, x क्वेश्चन मार्क है, मींस कैलकुलेटर आपको पूछ रहा है कि x का क्या वैल्यू पुट करें, तो उसको बताओ 0.1, 0.1 इक्वल माइनस 1.26। चलो नेक्स्ट 0.2 के लिए अगेन कैल्क बटन प्रेस करो, minus 2.5, माइनस 2.58, एंड 0.4 के लिए minus 5.3, माइनस 5.3, 0.6 के लिए minus 7.5, 7.5। डेसिमल पॉइंट के बाद एक डिजिट बजाए तो भी चलेगा। minus 5.0, आपको 10 1 का minus 12, minus 24.9, minus 43.23. 4 के लिए माइनस 43 पॉइंट, हाँ 40, 43.2, 6 के लिए minus 57.03, minus 67.08, minus 74.74, minus 97.76, minus minus 121, 0.5 153, 60 के लिए सर 80 का लिखो minus 144.41, minus minus 135, 135.43, 100 का minus 150.57, 200 का minus 164.53, minus 72. 400, minus 72.15, minus 74.75,
800 का minus 176.06 minus 176.85 minus 178.42 और 4000 का minus 179.21 6001 का minus 179.47 तो आपको क्वेश्चन पड़ा होगा कि ये कैलकुलेशन कब तक करना है। ये कैलकुलेशन आपको -180 जब तक क्रॉस नहीं होता है तब तक -180। अब यहाँ पर आप लोग ये ओमेगा का वैल्यू 1 करोड़ पुट करो, 10 करोड़ पुट करो, 100 करोड़ पुट करो, ये 180 कभी क्रॉस हो गए। वैसे सिस्टम को एब्सोल्यूट स्टेबल सिस्टम देखेंगे, ये सब मैं आपको आगे एक्सप्लेन करने ही बता। तो यहाँ पर आपका जो ग्राफ है वो -180 डिग्री को क्रॉस करेगा ही। मतलब -180 के लाइन को ये हमेशा पैरेलल ही मिलेगा। नेक्स्ट, तो ये हो गया आपका कैलकुलेशन वाला पार्ट। तो इसमें आपको मैग्नीट्यूड प्लॉट का कैलकुलेशन करना है, फेज एंगल कैलकुलेशन वाला पार्ट मैक्सिमम 50 मिनट्स है, इसलिए 10 मिनट में ये कंप्लीट होना चाहिए। सभी प्रॉब्लम में सेम स्टेप्स फॉलो करना, सेम कुछ अलग नहीं। सबसे पहले टाइम कांस्टेंट फॉर्म कैलकुलेट किया, फिर कांस्टेंट टाइम का फॉर्मूला 20 log के न्यूमरेटर में जो कांस्टेंट वैल्यू है वो यहां पर लिखना है, एक की जगह आंसर मिल गया। फिर बाकी बचे हुए फैक्टर्स के लिए टेबल बनाना है। होल के लिए -20 डिग्री पर डिकेट स्लोप है, 0 के लिए +20 डिग्री पर, राइट। एंड देन फेज एंगल प्लॉट तो बहुत ही इजी है। और फिर लास्ट में ये टेबल में ओमेगा के ये जो वैल्यूज है ये पुट करने का पैटर्न एक बार अच्छे से देखो। चलिए ओमेगा के कुछ भी रैंडम वैल्यूज पुट करना चलता है, लेकिन एक पैटर्न फिक्स रखेंगे तो हम लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, फिर वही वैल्यूज हमेशा आपको पुट करना है। तो इसका फोटो निकालना या फिर लिख के फोटो निकाल दो, थोड़ा जल्दी हो जाएगा फिर अपना एग्जांपल्स भी ज्यादा होंगे। सर बोलना स्क्रीन थोडी ब्लर दिसते सर. वरचा टेबल आहे ना सर, तो फॅक्टर्स वाला तो थोडा ब्लर दिसतो. लाईट पडते रे. अब क्लियर है? हो सर हो. ब्राइटनेस थोड़ा बढ़ गया था, चलो कंप्लीट हो गया ये। नेक्स्ट अब ग्राफ स्टार्ट करते हैं। सेमीलॉग पेपर जो है ये हमेशा हॉरिजॉन्टली यूज करते हैं। सेमीलॉग पेपर कैसे यूज करना है वो पहले अच्छे से देखो। नॉर्मल ग्राफ पेपर जो है वो हम लोग वर्टिकली हॉरिजॉन्टली कैसे भी यूज कर सकते हैं, लेकिन सेमीलॉग पेपर जो है ये हमेशा आपको ऐसा हॉरिजॉन्टली यूज करना है। इसमें देखो नंबर दिख रहा है 1 2 3 4 5, अगेन 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2, ये नंबर्स आपको ऊपर की तरफ रखना है। ये नंबर्स हमेशा ऊपर की तरफ है। इसमें देखो ये 1 2 3 4 5 ये जो नंबर्स है ये कितने टाइम्स रिपीट हुआ? 1 2 3 4 5, करेक्ट। इसको 5 साइकिल पेपर कहते हैं। 5 साइकिल, इसे अलग अलग पेपर्स आते हैं, 10 साइकिल आता है, 20 साइकिल आता है, 50 साइकिल आता है, बड़े बड़े पेपर्स होते हैं सेमीलॉग पेपर। तो अभी आपको सिर्फ 5 साइकिल पेपर सफिशिएंट है। नेक्स्ट हॉरिजॉन्टली अगर देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 7 पार्ट्स में ये डिवाइड हुआ है। हॉरिजॉन्टली अगर देखोगे तो 7 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। उसमें अगर और ध्यान से देखोगे तो एक पार्ट फिर से 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, करेक्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 पार्ट्स होंगे, करेक्ट। उसमें अगर और ध्यान से देखोगे तो 5 पार्ट्स मिलेंगे आपको, छोटे छोटे देखो 5 पार्ट्स मिलेंगे। समझ में आ रहा है सबको? नेक्स्ट अब स्टार्ट कैसे करना है देखो। ऊपर से ये जो सेकंड लाइन है, सेकंड लाइन डार्क लाइन, वहां पर लिखने का 0 dB। ऊपर से जो सेकंड लाइन है वहां पर लिखने का 0 dB, 0 dB, यस परफेक्ट। फिर उसके बाद उसके ऊपर देखो ये जो थोड़ा सॉफ्ट लाइन है वहां पर लिखने का 20 dB। कहां पर समझा? यहाँ पर 20 dB। फिर उसके बाद डार्क लाइन मिल गया ना, तो वहां पर आएगा 40 dB। 20 20 का डिफरेंस है, 0 dB 20 dB 40 dB, 40 के बाद 60 एंड 60 के बाद 80 80 पर खत्म हो गया ना।
80 पर ये ग्राफ खत्म हो गया। ओके नेक्स्ट अब नीचे से अगर देखोगे नीचे से अब ये जो 0 dB वाला मिला ना 0 dB आपने जहां पर लिखा है वो ऑलरेडी डार्क लाइन है ना, उसको और डार्क बना स्केल यूज करो, लाइन के ऊपर ही लाइन आना चाहिए, थोड़ा भी ऊपर नीचे नहीं। 0 dB वाला जो लाइन है वो ऑलरेडी डार्क है, उसका पूरा और थोड़ा डार्क करना और पूरा डार्क करना स्टार्ट से लेके एंड तक पूरा डार्क करना। ओके समझ गया। नेक्स्ट अब उसके बाद नीचे से अगर देखोगे यहाँ पर तो ये जो फर्स्ट डार्क लाइन है ये वाला वहां पर लिखने का -180 डिग्री -180 डिग्री। अब उसके ऊपर -150 डिग्री मतलब यहाँ पर 30 का डिफरेंस है -150 उसके ऊपर क्या आएगा -150 के ऊपर -120 उसके ऊपर 90 -90 के ऊपर 60 है ना -60 के ऊपर -30 एंड -30 के ऊपर 0 डिग्री। अब उसके ऊपर एक बच गया है ना, उसके ऊपर एक बच गया है तो एक काम करो ऊपर का जो ग्राफ है वो 0 dB है ना 0 dB तो उसके नीचे जो एक बच गया है वहां पर लिखो +20 dB। ऊपर के जो वैल्यूज है वो प्लस है, सॉरी नीचे का जो वैल्यू है वो माइनस में लिखो -20 dB लिखो -20 dB। नेक्स्ट फिर उसके बाद ये जो लेफ्ट बॉटम कॉर्नर है यहाँ पर लिखो ओमेगा = 0.1 ओमेगा = 0.1। फिर उसके बाद ये जो डार्क लाइन है ना वहां पर लिखो ओमेगा = 1। फिर उसके बाद ओमेगा = 10 then next 100 then next 1000 and last 10,000 पर ग्राफ खत्म हो गया। अब ऊपर जैसे आपने 0 dB का लाइन डार्क बनाया सेम वैसे ही -180 डिग्री का लाइन डार्क बना -180 डिग्री का लाइन डार्क। सर आपला पोर्शन कधीपर्यंत कव्हर होईल? हा मंथ एंड पर्यंत होईल। ओके यस परफेक्ट है। यहाँ पर देखो इसमें देख सकते हैं
कौन से चले ये वाली लाइन नहीं, इसके -180 के बाद और एक लाइन आ रहा है और फिर उसके बाद डार्क लाइन है, लेकिन वो मेरे कैमरे के पास जा रही है इसलिए मैंने वो नहीं कर दिया। Zero के ऊपर 20 हाँ चलो यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट अब इसके बाद आपने क्या किया, देखो 0 dB का लाइन डार्क करना है ना, जीरो dB का लाइन हमने डार्क करना है, तो इसके बाद -180 का लाइन आपको डार्क करना है। -180 का लाइन आपने डार्क किया एंड 0 dB का लाइन डार्क किया। अब यहाँ पर आपने क्या लिखा, ओमेगा इज इक्वल्स टू 0.1। फिर उसके बाद यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन है, इसमें आपने लिखा ओमेगा इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पर आ गया ओमेगा इज इक्वल्स टू n। इसी आपको आगे सॉल्व ये 100 लिखा, फिर उसके बाद सर 1000 बोलना बोल ओमेगा 0 ओमेगा 1 के बीच में कितने वोल्ट का डिस्टेंस रहेगा? यहाँ पर आ गया ओमेगा इज इक्वल्स टू 1000। बोलो क्या डाउट था आपका? ओमेगा 0 ओमेगा 1 के बीच में कितने बॉक्स का डिस्टेंस रहेगा? ये 0.1 है और ये 1 है। यहाँ पर देखो ऊपर 1 2 3 4 लिखा है, करेक्ट? यस सर। फिर यहाँ पर 1 2 3 4 आ गया, तो 1 का जो लाइन है ना ये, उस लाइन पर लिखने का ओमेगा इज इक्वल्स टू 1। ओके सर। फिर 1 2 3 4 5 फिर से यहाँ पर 1 का लाइन मिलेगा, तो उस 1 के लाइन पर यहाँ पर लिखना है ओमेगा इज इक्वल्स टू 10, 10,000 सॉरी 100 10,000 एंड लास्ट आएगा 10,000। समझा तक? यस सर। चलो इसके बाद क्या करना है, ओमेगा इज इक्वल्स टू 1, ये जो वर्टिकल लाइन है, ये 0 dB वाले लाइन को जहां पर इंटरसेक्ट हुआ, ये वाला पॉइंट सबको कनेक्ट करो, 20 40 60 सबको कनेक्ट करो। सॉफ्ट है ये लाइन, आपको सॉफ्ट ड्रॉ करना है।
फिर ये -20 dB वाला भी पॉइंट कनेक्ट करना। देखो ये जो 0 dB वाले लाइन के ऊपर जो मैंने लाइन ड्रॉ की वो इंक्लाइंड है और कौन से डायरेक्शन जा रहे हैं डाउनवर्ड, इसलिए उसका स्लोप कितना माइनस -20 -40 -60 -80 और ये वाला जो लाइन अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है उसका स्लोप +20 समझा। और ये जो स्ट्रेट लाइन है वो 0 dB है, वो ऊपर भी नहीं जा रहा है नीचे भी नहीं जा रहा है, कांस्टेंट है 0 dB। चलो तो स्टार्ट करते हैं। इतना सब तैयारी जो है वो आपको हर प्रॉब्लम में करना है। नेक्स्ट सबसे पहले देखो मैग्नीट्यूड प्लॉट में हमने कांस्टेंट लाइन का कैलकुलेशन किया। कांस्टेंट लाइन का वैल्यू कितना मिला मुझे 12.04 बराबर, पॉइंट मिला मुझे 12.04 करेक्ट 12.04। तो यहाँ पर देखो 0 से लेके 20 कितने इक्वल पार्ट्स है 5 इक्वल पार्ट्स है, तो एक पार्ट का वैल्यू कितना हुआ 20 डिवाइड बाय 5 4 है ना 4। तो यहाँ पर एक ब्लॉक का वैल्यू कितना है 4 dB। मुझे कितना आंसर मिला 12 dB। तो 12 के लिए मुझे कितने ब्लॉक्स लेने पड़ेंगे 3 ब्लॉक्स लेने पड़ेंगे है ना, 3 ब्लॉक्स लेना पड़ेगा। सो 0 के ऊपर 1 2 3 यहाँ पर आएगा 12.04 dB। ओके 12.04 dB समझा क्या करेक्ट। नेक्स्ट एक ब्लॉक का वैल्यू 4 है, सो 12 के लिए मुझे 3 ब्लॉक्स लेना है। तो यहां से आपको कांस्टेंट लाइन ड्रॉ करना है। अब ये कांस्टेंट लाइन आपको फर्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी तक ड्रॉ करना है। फर्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी कितना मिला 5। अब ये 5 कहां पर मिलेगा आपको 0.1 एंड 1 के बीच में मिलेगा, 1 और 10 के बीच में मिलेगा, 10 एंड 100 के बीच में, 1 एंड 10 के बीच में। सो 1 एंड 10 के बीच में देखो यहां पर ऊपर नंबर्स दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 के लिए। तो उसमें से जो 5 का लाइन है ना 5 का लाइन वहां तक आपको क्या करना है हॉरिजॉन्टल लाइन बनाना है। कहां तक आपको हॉरिजॉन्टल लाइन बनाना है। तो यहां पर मिल गया मुझे ओमेगा C1 फर्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी ओमेगा C1। वापस एक बार देखो सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट सॉरी कांस्टेंट लाइन का वैल्यू कितना मिला 12.04 dB। तो एक पार्ट का वैल्यू कितना है यहाँ पर 4। तो 12 के लिए मुझे कितने पार्ट्स लेने हैं 3 ब्लॉक्स लेने हैं। तो 0 से मैंने 1 2 3 थर्ड ब्लॉक पर 12.04 dB लिया, वहां से कांस्टेंट लाइन बना। अब वो कहां तक आएगा फर्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी मिला है 5 आपको 1 और 10 के बीच में मिलेगा। नेक्स्ट अब उसके बाद आपको स्लोप कितना मिला फर्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी के बाद -20 dB पर डिकेड है ना। टेबल में देखो -20 dB पर डिकेड। तो बताओ यहाँ पर ये जो लाइंस आपने ड्रॉ किया है उसमें से -20 dB पर डिकेड वाला लाइन कौन सा है ये बता -20 dB पर डिकेड। तो माइनस मतलब कौन सा डायरेक्शन डाउनवर्ड। इसका स्लोप कितना है +20 dB पर अपवर्ड डायरेक्शन करेक्ट। इसका वैल्यू -20 है लेकिन स्लोप कैसा आएगा इसका ऊपर पॉजिटिव है। ये वैल्यू पॉजिटिव है लेकिन इनका डायरेक्शन डाउनवर्ड है मतलब नेगेटिव स्लोप है। मुझे क्या करना है देखो ये है ना लाइन -20 dB पर डिकेड का। तो इस लाइन के ऊपर रोलर स्केल रखना है रोलर स्केल और उसको रोल करना है ओमेगा C1 तक। रोलर स्केल को -20 dB पर डिकेड इस लाइन के ऊपर रखो उसको और रोल करो ओमेगा C1 तक और पैरेलल लाइन बनाओ। हां -20 dB पर डिकेड स्लोप रोल करो ओमेगा C1 तक बराबर। यस एंड लाइन ड्रॉ करो। गुड तो बताओ ये जो लाइन मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया वो इस लाइन को पैरेलल होगा ना और ये लाइन का स्लोप कितना है -20 dB पर लिखेंगे। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये लाइन कहां तक ड्रॉ करना है, ये कहां तक आपको नेक्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी तक ड्रॉ करना है। नेक्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी कितना 50 और ये 50 हमें कहां पर मिलेगा 10 और 100 के बीच में
तो 10 और 100 के बीच में जो 5 है ना उसका वैल्यू कितना है 50 क्या? ये मिल गया मुझे ओमेगा C2 देख ओमेगा C1 मिला रोलर स्केल इस लाइन पर रखा उसको रोल किया ओमेगा C1 तक लाइन ड्रॉ किया अब ये लाइन इसको पैरेलल मिला ना अब ये लाइन कहां तक आएगा नेक्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी तक नेक्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी कितना है 50 अब ये 50 कहां पर मिलेगा 10 और 100 के बीच में 10 और 100 के बीच में देखना तो 5 नंबर दिख रहा है सो उसका मीनिंग हो गया 50 सो 5 से जो वर्टिकल लाइन पास हो रहा है ना वहां तक आपको ये लाइन ड्रॉ करना है ये लाइन जैसे ही उस 5 के लाइन को इंटरसेक्ट करेगा स्टॉप कर देना अब इसके आगे का स्लोप कितना -20 के बाद रिजल्टेंट कितना -40 dB पर डिकेड करेक्ट सो ये जो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी मिला ओमेगा C2 उसके बाद का -40 तो -40 का लाइन कौन सा ये है ना तो इस लाइन के ऊपर रोलर स्केल रखो उसको रोल करो ओमेगा C2 तक अब देखो रोलर स्केल अगर आपका छोटा पड़ रहा है तो क्या करने का ये जो लाइन है ना इसको थोड़ा एक्सटेंड करो ये जो लाइन है -40 dB पर डिकेड इसको थोड़ा एक्सटेंड करो ऐसा सॉफ्ट एकदम सॉफ्ट और अब इसके ऊपर स्केल रखो इस लाइन के ऊपर एंड देन लाइन ड्रॉ करो पैरेलल लाइन ड्रॉ अब ये कहां तक ड्रॉ करेंगे नेक्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी तो ये नहीं है मेरे पास तो ये इंफिनिटी तक जाएगा ऐसे तो थोड़ा सा ड्रॉ करके फिर छोड़ दो ये इंफिनिटी तक ऐसे ही रहेगा -40 डिग्री पर तो ये हो गया आपका मैग्नीट्यूड प्लॉट मैग्नीट्यूड प्लॉट अपना कंप्लीट हो गया अब फेज एंगल प्लॉट बहुत इजी है बस कंसंट्रेशन की जरूरत है उसके लिए प्लीज ध्यान से देखो कैसे ड्रॉ करना है चेक करो जब ओमेगा का वैल्यू 0.1 है ओमेगा का वैल्यू 0.1 तब पाई का वैल्यू कितना मिला -1.26 अब लेकिन पहले यहां पर मुझे बताओ 0 से लेके 30 के बाद 60 मतलब यहां पर 30 का डिफरेंस है यहां पर 20 का डिफरेंस है अब यहां पर 30 का डिफरेंस है 0 और 30 के बीच में देखो 5 पार्ट्स मिल गया है ना 5 पार्ट्स तो एक पार्ट का वैल्यू कितना होगा 6 इसका मतलब 0 के बाद जो नेक्स्ट है उसका वैल्यू -6 डिग्री फिर उसके बाद -12 फिर उसके बाद -18 देन -24 देन नेक्स्ट 30 के बाद -36 देन 42 देन 48 देन 64 नहीं 54 देन नेक्स्ट 60 समझ में आ रहा है तो 6 का टेबल आपको बोलना चलो तो बताओ ओमेगा का वैल्यू जब 0.1 है तब आंसर कितना मिला 5 का -1.2 सो -1 मतलब 0 के थोड़ा सा नीचे है थोड़ा सा नीचे एक डॉट करो और उसको ऐसे सर्कल में ओके 0 के नीचे थोड़ा सा क्योंकि 0 के बाद डायरेक्ट क्या आएगा आपको 6 मिलेगा एग्जैक्ट 0 पर लिया तो भी चलेगा समझा चलो नेक्स्ट अब नेक्स्ट क्या लिया था 0.1 के बाद 0.2 लिया था ना 0.2 तो 0.2 पर कितना मिला आंसर -2.5 अब ये 0.2 मिलेगा कहां पर यहां पर देखो 1 2 3 4 5 ऐसे नंबर्स दिख रहे हैं उसमें से जो 2 है ना उसका मीनिंग क्या है 0.2 जो 3 है उसका मीनिंग 0.3 0.4 0.6 समझ में आ रहा है तो 0.2 के लाइन पर आपको कितना वैल्यू लेना है -2 पॉइंट समथिंग है ना हां -2 पूरा मतलब नीचे एकदम ज्यादा भी नहीं स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ किया तो भी चलेगा ओके चलो नेक्स्ट फिर 0.4 ना 0.2 के बाद -5 पॉइंट अब थोड़ा सा नीचे आएगा नेक्स्ट 4 के बाद 6.6 के लिए -7.5 मतलब फर्स्ट पार्ट के जस्ट थोड़ा सा नीचे ना फर्स्ट पार्ट का वैल्यू कितना है -6 तो अभी कितना -7 लेना थोड़ा सा नीचे चलो ये क्या हो गया 6 का हो गया देन 8 के लिए कितना -10 सो 6 के बाद नेक्स्ट क्या है 12 तो 12 के थोड़ा सा ऊपर 10 आएगा नेक्स्ट 1 के लिए कितना -12 मतलब सेकंड पार्ट ना चलो नेक्स्ट अब 1 पर हो गया अब 1 के बाद क्या है 2 के लिए कितना -24 अब बताओ ये -24 कहां पर आएगा एक पार्ट का वैल्यू 6 है 6 + 6 12 12 + 6 18 18 के बाद 24 मुझे कितना चाहिए 24 ही चाहिए 24 ना मतलब 30 के ऊपर वाला ना 30 के ऊपर क्या चलो 2 के लिए हो गया अब 4 के लिए बताओ
minus 43.23. और 43 कहाँ पर आएगा देखो, 30 के बाद 36, 36 के बाद 42, 42 के बाद 48, तो 42 के नीचे। के नीचे, तो ये हो गया आपका 4 के बाद 6 बता, Minus 57. 57, so 60 के ऊपर कितना है 54 एंड 60 दोनों के बीच में 57। चलो 8 के लिए बताओ, Minus 67. 60 के बाद 66 आएगा ना, 8 के लिए हो गया। 9 के लिए बताओ, सॉरी 9 है नहीं, 10 है डायरेक्ट। Minus 74. 74 कहाँ पर आएगा देखो, 60 के बाद 66 है, 66 के बाद 72 है, मुझे 74 चाहिए। यस 72 के थोड़ा नीचे। समझ में आ रहा है सबको? फुल कंसंट्रेशन से देखोगे ना तो बहुत इजी लगेगा, मतलब बीच में अगर इधर-उधर नजर गया गए थे आप लोग को फिर से सब लोगों को काउंटिंग करना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट 10 के बाद नेक्स्ट क्या आएगा 20 के लिए कितना Minus 97. -97, अब 90 के बाद 96 है, तो उसके जस्ट थोड़ा सा नीचे। चलो फिर आगे बढ़ो, -1. 20 के बाद 40 के लिए Minus 121. -121, 120 के थोड़ा सा नीचे। चलो 4 के बाद 40 के बाद 60, Minus 135. 135, 120 के बाद 126, 126 के बाद 132, then 138, so 132 and 136 दोनों के बीच में। चलो 6 के बाद 8 होगा 80, Minus 144. 144, 150 के ऊपर कितना है 144, 144 ही है, तो 150 के ऊपर वाला पार्ट। then 100 के लिए Minus 150. 150, 200 के लिए आ रहा है minus 164. 150 के बाद क्या आएगा 156, 156 के बाद 162, मुझे कितना चाहिए 164। Yes, sir. चलो आगे बताओ। 400 के लिए सर minus 72. 172, so 180 के ऊपर कितना आएगा 174, उसके जस्ट थोड़ा सा ऊपर। 600 के लिए 600 के लिए minus 174. 800 के लिए Minus 176. नेक्स्ट, 1000 के लिए सर 176 minus फिर उसके बाद 2000, 4000, 179. Yes. बस आगे का छोड़ देते हैं, ये 180 को क्रॉस नहीं करना। चलो यहाँ तक समझा सबको, और इसके बाद ये सभी पॉइंट्स में से पास होने वाला आपको फ्री हैंड कर्व ड्रॉ करना है। सभी पॉइंट्स में से पास होने वाला फ्री हैंड कर्व ड्रॉ करना है। सही हो गया आपका फेज एंगल प्लॉट। अब इसके आगे कैसे सॉल्व करेंगे? प्लॉट तो हमने कंप्लीट किया, लेकिन यहाँ से मुझे 4 वैल्यूज कैलकुलेट करना है, ओमेगा पीसी, ओमेगा जीसी, पीएम एंड जीएम, और उसके बाद हम लोग स्टेबिलिटी के ऊपर कमेंट करेंगे। Yes. तो ध्यान से देखो, इसमें मैग्नीट्यूड प्लॉट 0 dB वाले लाइन को जहां पर इंटरसेक्ट हुआ वहां से आपको एक वर्टिकल डॉटेड लाइन बनाना है, जहां पर इंटरसेक्ट हुआ वहां से वर्टिकल डॉटेड लाइन बनाना है। अब ये वर्टिकल डॉटेड लाइन ओमेगा वाली लाइन को जहां पर इंटरसेक्ट हो रहा है, यहाँ पर मुझे मिलेगा ओमेगा जीसी। ओमेगा मतलब फ्रीक्वेंसी, जीसी मतलब गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। जीसी का मीनिंग है गेन क्रॉस ओवर एंड ओमेगा मींस फ्रीक्वेंसी। तो चेक करो, ये 10 के बाद आ रहा है ना, देखो फिर कितना है उसका वैल्यू। ये मैग्नीट्यूड प्लॉट 0 dB वाले लाइन को जहां पर इंटरसेक्ट हुआ वहां से वर्टिकल लाइन बना, डॉटेड लाइन। ये लाइन ओमेगा की लाइन को जहां पर इंटरसेक्ट हुआ उसका वैल्यू बताओ, कहां पर मिला आपको ये पॉइंट? 2 के पहले मिला या 2 के बाद मिला? 2 के पहले। तो भी मिला। एग्जैक्ट 2 पर ही मिला, Yes, sir, yes. एग्जैक्ट 2 पर ही। थोड़ा सा आगे, हाँ सर थोड़ा सा आगे चलेगा। तो आगे पीछे हो सकता है, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। तो मुझे बताओ
ये 2 पर मिला ना, 2 के लाइन पर, लेकिन ये 2 का लाइन 10 और 100 दोनों के बीच में आ रहा है ना, तो ये दोनों के बीच में जो 2 है उसका मीनिंग क्या हुआ? 20। तो ओमेगा जीसी कितना मिला मुझे? 20 रेडियंस पर सेकंड, समझो? 20 रेडियंस पर सेकंड। नेक्स्ट, अब यही वर्टिकल लाइन, ध्यान से देखो, यही वर्टिकल लाइन फेज एंगल प्लॉट को जहां पर इंटरसेक्ट हुआ, यहां से लेके -180 का जो लाइन है ना, दोनों के बीच में देखो कितने ब्लॉक्स है। -180 के लाइन से लेके यहां तक कितने ब्लॉक्स है देखो, -180 से लेके यहां तक, ये वर्टिकल डॉटेड लाइन जो बना है ना, वो फेज एंगल प्लॉट को जहां पर इंटरसेक्ट हुआ वहां तक चेक करना है। कितने ब्लॉक्स है? सर ऑलमोस्ट 40 14 ब्लॉक्स है ना, तो एक ब्लॉक का वैल्यू कितना है? 6। तो जितने भी ब्लॉक्स मिले उसको 6 से मल्टीप्लाई करो, 84। अगर एक आधा ब्लॉक मिला है तो 3 लेंगे, वरना कंप्लीट ब्लॉक का वैल्यू कितना? 6 है, तो आधा ही अगर मिला है तो 3 कंसीडर, राउंड फिगर करने की जरूरत नहीं। तो कितना ब्लॉक्स मिल रहा है? नहीं, ब्लॉक्स कितना मिला? 14 है, और एक ब्लॉक का वैल्यू 6 है, तो 14 into 6 84। तो ये मिल गया मुझे फेज मार्जिन 84 डिग्री। इसको क्या कहते हैं? फेज मार्जिन 84 डिग्री। नेक्स्ट, दो वैल्यूज मिल गया, और दो वैल्यूज की जरूरत है। ओमेगा पीसी दैट इज फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी, एंड देन नेक्स्ट है जीएम के मार्जिन। अब ये कैसे मिलेगा? देखो, मैग्नीट्यूड प्लॉट 0 dB लाइन को जहां पर इंटरसेक्ट हुआ वहां से मुझे क्या मिला? ओमेगा जीसी मिला। तो सेम वैसे ही फेज एंगल प्लॉट -180 के लाइन को जहां पर इंटरसेक्ट करेगा वहां पर मुझे ओमेगा पीसी मिलेगा। लेकिन मुझे बताओ, ये जो ग्राफ है ये -180 के लाइन को कभी इंटरसेक्ट होगा क्या? नहीं। ये देखो ना, ये आगे पैरेलल जा रहा है ना, पैरेलल। अब ये पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट कहां पर होते हैं? इंफिनिटी पर इंटरसेक्ट होते हैं, मतलब वो कभी इंटरसेक्ट होते ही नहीं। तो यहां पर हम लोग ओमेगा पीसी इज इक्वल्स टू क्या लेंगे? करेक्ट। अब जहां पर भी ये इंटरसेक्ट होंगे वहां से हम लोग क्या करेंगे? वर्टिकल डॉटेड लाइन बनाएंगे, जैसे यहां पर बना। करेक्ट। फिर ये वर्टिकल डॉटेड लाइन मैग्नीट्यूड प्लॉट को जहां पर इंटरसेक्ट हुआ वहां से लेके 0 dB तक ब्लॉक काउंट करेंगे कितने आए, और यहां पर एक ब्लॉक का वैल्यू कितना है? 4। ये मैग्नीट्यूड प्लॉट है ना, मैग्नीट्यूड प्लॉट में एक ब्लॉक का वैल्यू 4 है, तो यहां पर जितने भी ब्लॉक्स आएंगे उसको हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो हो गया अपना जीएम। लेकिन मुझे बताओ, ये पॉइंट कहां पर एग्जिस्ट कर रहा है? ओमेगा पीसी का इंफिनिटी। तो वहां से मैं जो लाइन बनाऊंगा, ये जो लाइन आप लोग बना रहे हो, ये भी कहां तक है? इंफिनिटी तक है। फिर यहां से लेके यहां तक, मतलब मैग्नीट्यूड प्लॉट से लेके 0 dB के लाइन तक कितने ब्लॉक्स मिलेंगे? इनफाइनाइट ब्लॉक्स मिलेंगे। अब इनफाइनाइट को 4 से मल्टीप्लाई करो, इनफाइनाइट ये आएगा। सो जीएमजी कितना मिला मुझे? नेक्स्ट, अब स्टेबिलिटी के लिए कंडीशन क्या है? स्टेबिलिटी के लिए कंडीशन क्या है? ओमेगा पीसी एंड ओमेगा जीसी दोनों का रिलेशन आपको चेक करना है। ओमेगा पीसी अगर ग्रेटर देन ओमेगा जीसी है तो आपका सिस्टम स्टेबल है। ओके, ओमेगा पीसी कितना है? इनफाइनाइट। ओमेगा जीसी कितना है? 20। देयरफॉर सिस्टम इज स्टेबल। समझा ये बात? ओमेगा पीसी ग्रेटर देन ओमेगा जीसी है, देयरफॉर सिस्टम इज स्टेबल। अब मुझे एक बात बताओ, ओमेगा जीसी का वैल्यू कुछ भी रहने दो, कुछ भी, सिस्टम हमेशा आपको स्टेबल ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि ओमेगा पीसी मुझे कितना मिल रहा है? इनफाइनाइट। तो ये वैल्यू कितना भी आने दो, ओमेगा पीसी तो मेरे पास इनफाइनाइट है, मेरा सिस्टम कभी अनस्टेबल हो ही नहीं सकता। तो ऐसे सिस्टम को एब्सोल्यूट स्टेबल सिस्टम कहते हैं। एब्सोल्यूट स्टेबल सिस्टम। ये सिस्टम कभी भी अनस्टेबल बन ही नहीं सकता, आप लोग कुछ भी करो। ये हो गया आपका बड़े प्लॉट। बड़े प्लॉट में हम लोग हमेशा ये 4 वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं और स्टेबिलिटी के ऊपर कमेंट करते हैं, स्टेबल है अनस्टेबल। हाँ, ये ओमेगा पीसी, ओमेगा पीसी ग्रेटर देन ओमेगा जीसी। अगर उल्टा है, ओमेगा पीसी लेस देन ओमेगा जीसी है तो सिस्टम अनस्टेबल है, और दोनों इक्वल है तो मार्जिनली स्टेबल। कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर ऑनलाइन में फटाफट रिप्लाई दो, समझा? हाँ सर। यस सर। यस, ओके। सर या स्क्रीनशॉट क्लियर निकाला नहीं, फोटो निकाल किसी को पीडीएफ सेंड करना है क्या? फोटो निकाल के भेज रहे हैं आपको ग्रुप में। ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं. ऐसे ही जा रही है नीचे पास में है हां तो इसे को एक नीचे को भी ऐसा है हां एक नीचे भी ऐड होगा ना नो वैल्यू मिला है यहां का और ऊपर नंबरिंग किया उसके बीच में लेना है हां इसलिए यहां पे नहीं ले सकते लोग जहां पे नंबरिंग किया उसके साथ हम लेना है आए फाइल है फाइल के बीच में 10 है हम 10 है तो क्लियर उस टाइम के बॉक्स में this to screen there's some base time है हमारे 40 ना ये 40 का पैटर्न टाइम है ना बस ना नीचे हमें ये लाइन क्वेश्चन है g of s h of s is equals to 80 divided by s plus 2 s plus 20. Question है g of s h of s is equals to 80 divided by s plus 2 s plus 20. स्टार्ट कर सकते हो आप लोग भी मेरे साथ कैलकुलेशन स्टार्ट करो. सबसे पहले आता है मैग्नीट्यूड प्लॉट. मैग्नीट्यूड प्लॉट इसके लिए आपको टाइम कांस्टेंट फॉर्म की जरूरत है. इसके लिए आपको टाइम कांस्टेंट फॉर्म की जरूरत है. So g of s h of s is equals to 80 divided by s 2 s divided by 2 plus 1 20 s divided by 20 plus 1. Okay. फिर यहाँ पे बताओ 20 into 2 40 80 divided by 40 2 तो ये आएगा g of s h of s is equals to 2 divided by s by 2 plus 1 and s by 20 plus 1. S by 20 plus 1. अब इसके बाद क्या तो हो गया. अब इसके बाद कांस्टेंट लाइन. कांस्टेंट लाइन का कैलकुलेशन फार्मूला है 20 log of k. k की जगह आपको न्यूमरेटर का वैल्यू पुट करना है 20 log of 2. कितना आएगा 6.02 dB. ओके 6.02 dB. अब इसके बाद आपको एक टेबल बनाना है. फर्स्ट कॉलम आएगा सीरियल नंबर, फिर सेकंड आएगा फैक्टर, then next है कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, फिर उसके बाद है स्लोप और फिर उसके बाद है रिजल्टेंट स्लोप. ओके तो फर्स्ट फैक्टर बताओ. ये बताना. यस ये डिनोमिनेटर में है सो 1/s लिखेंगे. करेक्ट. अब फर्स्ट फैक्टर का कॉर्नर फ्रीक्वेंसी कभी नहीं आता. आप लोग बोलेंगे यार ऐसे कैसे, प्रीवियस प्रॉब्लम में तो आया था ना. प्रीवियस प्रॉब्लम में आया. सो प्रीवियस प्रॉब्लम जो था वो नो पोल एट ओरिजिन वाला प्रॉब्लम था. देखो दो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, एक पोल एट ओरिजिन और एक नो पोल एट ओरिजिन. इसका अगर आप लोग पोल जीरो डायग्राम ड्रॉ करोगे, पोल जीरो डायग्राम, तो इसमें कितने पोल्स आएंगे 3 ना. 0 minus 2 तो s is equals to 0 minus 2 and minus 20. इसका अगर पोल जीरो डायग्राम ड्रॉ करोगे तो ओरिजिन पर एक पोल आएगा, ओरिजिन मतलब 0 पर आएगा, फिर -2 पर एक आएगा एंड -20 पर एक आएगा. तो बताओ यहाँ पर ओरिजिन पर पोल एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है? एग्जिस्ट कर रहा है. तो ये कौन सा क्वेश्चन हुआ? पोल एट ओरिजिन. इसके पहले जो आपने क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें देखो डिनोमिनेटर में s था क्या? नहीं था, मतलब ओरिजिन पर पोल नहीं था. तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा पोल एट ओरिजिन वाला, तब फर्स्ट फैक्टर का कॉर्नर फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट नहीं करेगा, वहां पर डैश देना. ठीक है. तो ये दो टाइप के एग्जांपल्स हमेशा याद रखना और मैक्सिमम चांसेस इसी के रहते हैं. नो पोल एट ओरिजिन वाला जो क्वेश्चन है ना,
वो हमेशा एब्सोल्यूट स्टेबल ही मिलता है। वैसा क्वेश्चन कभी अनस्टेबल आता ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपका जो फेज एंगल प्लॉट है वो -180 डिग्री लाइन क्रॉस करेगा नहीं, मतलब वो इंफिनिटी पर क्रॉस करेगा, ऐसा हम एज्यूम करेंगे। मतलब ओमेगा बी से हमेशा कितना आएगा? इंफिनिटी। तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछने के चांसेस बहुत कम है, 1 to 2% चांसेस है, बाकी 99% चांसेस ऐसे रहते हैं पोलैंड ओरिजिन। पोलैंड ओरिजिन वाले प्रॉब्लम क्या है? फर्स्ट फैक्टर ऑफ कॉर्नर फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो बताओ ये कौन है? पोल है या जीरो? पोल है। सिंगल या डबल? सिंगल है। तो स्लोप कितना आएगा? -20 dB पर डिकेड। सो रिजल्टेंट कितना आएगा? -20 dB पर डिकेड। फिर उसके बाद सेकंड फैक्टर, यस, 1 upon s upon 2 plus 1 ना, 1 upon s upon 2 plus 1। तो बताओ इसका कॉर्नर फ्रीक्वेंसी कितना होगा? 2 रेडियंस पर सेकंड। ये पोल है या जीरो? पोल है। तो इसका स्लोप -20 dB पर डिकेड है। इसके पहले कितना एग्जिस्ट कर रहा है? -20। तो ये दोनों का एडिशन करो, -40 dB पर डिकेड। समझा? चलो आगे बढ़ते हैं। थर्ड फैक्टर कौन सा है? 1 upon s divided by ये ना, तो थर्ड फैक्टर 1 upon s upon 20 plus 1। ओमेगा c2 कितना आएगा? 20 रेडियंस पर सेकंड। ये कौन है? पोल है जीरो? पोल। तो -20 dB पर डिकेड, करेक्ट। फिर बताओ इसके पहले कितना? -40, दोनों का एडिशन किया, -60 dB पर डिकेड। टेबल समझ में आ गया? चलो फिर उसके बाद फेज एंगल प्लॉट। फेज एंगल प्लॉट में होता है g of s h of s 80 upon s plus 2 s plus 20। यहाँ पर s is equals to j omega होता है। So g of j omega h of j omega, j omega plus 2 j omega plus 20। नेक्स्ट, तो फेज एंगल के लिए न्यूमरेटर में बताओ tan इनवर्स ऑफ क्या आएगा? ओमेगा अपॉन, सॉरी इमेजिनरी पार्ट कितना है इसमें? 0। ये तो रियल है ना, तो इमेजिनरी 0, रियल पार्ट 80। फिर बताओ डिनोमिनेटर में tan इनवर्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट ओमेगा एंड रियल पार्ट कितना? 0, करेक्ट, प्लस ना tan इनवर्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट कितना है? ओमेगा, रियल पार्ट कितना है? 2। नेक्स्ट प्लस tan इनवर्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट कितना? ओमेगा, रियल पार्ट कितना? 20। ये समझा मैंने? नेक्स्ट 0 upon anything 0 and tan inverse of 0 0 anything upon 0 infinity and tan inverse of infinity 90, करेक्ट। तो 5 इक्वल्स टू ये आएगा न्यूमरेटर में 0, डिनोमिनेटर में इसका वैल्यू कितना है? 90 प्लस इसका वैल्यू tan इनवर्स ऑफ ओमेगा अपॉन 2 प्लस tan इनवर्स ऑफ ओमेगा अपॉन 20। अब ये सभी वैल्यूज 0 में से माइनस करना है, मतलब 5 इक्वल्स टू क्या मिलेगा? -90 माइनस tan इनवर्स ऑफ ओमेगा अपॉन 2 माइनस tan इनवर्स ऑफ ओमेगा अपॉन 20। ये मिल गया मुझे 5 का इक्वेशन। चलो यहाँ पर 5 के अलग अलग वैल्यूज आपको पुट करते हैं, उसका टेबल यहाँ पर बनाते हैं। तो ओमेगा एंड 5 स्टार्ट करेंगे 0.1 से, 0.2 एंड 4 0.6 0.8 1 के बाद 2 4 6 8 10 then 20 40 60 80 100 then 200 400 टाइप करेंगे -90 माइनस tan इनवर्स ऑफ x upon 2 माइनस tan इनवर्स x upon 20।
डाल बटन प्रेस करो 0.1 minus 93.40 minus 93.40 0.2 के लिए minus 96.28 0.4 के लिए minus 102 minus 102 0.45 45 0.6108.41 14 0.8 minus 114.9 minus 119.40 minus 140.70 4 के लिए minus 64.70. 164.70 minus 170.26 170 8.6 26 8 के लिए minus 187.26 minus 187.26 minus 195.25 195.25 minus 219.28 minus 240.56 minus 241.54 बस हो गया 180 क्रॉस हो गया अब 180 क्रॉस होने के बाद इमीडिएटली स्टॉप मत करो 180 क्रॉस होने के बाद 4-5 वैल्यूज कैलकुलेट करो इमीडिएटली मत स्टॉप करो यहां पर ही स्टॉप किया क्रॉस हुआ 180 तो फिर भी मैंने ये 3 वैल्यूज कैलकुलेट किया सर तो फिर इस प्लॉट में फिर नीचे जाके अनस्टेबल नहीं अनस्टेबल अब वो ओमेगा पीसी ओमेगा जीसी के ऊपर डिपेंड है अब यहाँ पर दोनों का प्रीवियस में देखो सिर्फ ओमेगा जीसी एग्जिस्ट कर रहा है ओमेगा पीसी इनफिनिट है इस बार मुझे दोनों का आंसर मिलेगा ओमेगा जीसी भी मिलेगा ओमेगा पीसी भी मिलेगा फिर उसमें चेक करना है कौन बड़ा है कौन छोटा है और फिर उसके बाद हम लोग स्टेटमेंट के ऊपर कमेंट कर सकते हैं चलो ये कैलकुलेशन वाला पार्ट अपना कंप्लीट हो गया फोटो निकाल के ग्रुप पे अपलोड only can help me message हाँ मैं मुझे फॉरवर्ड करना है सेंड कर चलो ये कंप्लीट हुआ तो फिर सेमिलर पेपर में क्या करना है देखो प्रीवियस प्रॉब्लम में ये जो वैल्यूज थे 5 के जो वैल्यूज थे वो देखो 1 से स्टार्ट हो रहे थे -1 -2 तो इसलिए हमें ये जो ग्राफ था वो 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा 0 -30 -60 लेकिन इस बार देखो ये वैल्यूज कहां से स्टार्ट हुआ 90 से स्टार्ट हुआ तो इसका मतलब ये 3 की मुझे जरूरत नहीं है तो क्या करने का देखो इसमें ऊपर से जो सेकंड लाइन है वो तो डार्क करना ही है करेक्ट इसके ऊपर 0 dB लिखा देखो ये ऊपर का जो लाइन है ये सबसे कॉर्नर वाला 80 है 80 के बाद 60 देन 40 देन 20 देन 0
0 के बाद -20, -20 के बाद -40, ओके। -40 के बाद यहाँ पर आएगा -90 डिग्री, फिर आएगा -120 डिग्री, फिर आएगा -150 डिग्री, -180 डिग्री, फिर ये आएगा -210 डिग्री, नेक्स्ट आएगा -240 डिग्री, ओके। फिर आएगा -270 डिग्री एंड ओमेगा इज इक्वल्स टू 0.1। ऐसा आएगा। इसमें देखो 0 dB का जो लाइन है ये तो आपको डार्क करना ही है, प्लस -180 का लाइन डार्क करना है, -180 का लाइन आपको डार्क करना है। और ग्राफ में अगर देखोगे अच्छे से तो ये 0 dB का लाइन देखो ऊपर से सेकंड है ना, एंड -180 का जो लाइन है वो नीचे से सेकंड है। तो बॉडी प्लॉट के 99% प्रॉब्लम्स में आपको यही पैटर्न यूज करना है, ऊपर से सेकंड लाइन डार्क, नीचे से सेकंड लाइन डार्क। बस वो जो प्रीवियस वाला प्रॉब्लम था उसमें थोड़ा चेंजेस करना पड़ा। क्यों? क्योंकि उसमें फेस एंगल प्लॉट कहां से स्टार्ट हो रहा था, 0 से स्टार्ट हो रहा था, 0 डिग्री, देन -30 डिग्री, -60 डिग्री। तो वो ग्राफ फिट करने के लिए उन्होंने ऐसा किया, ये लाइन को थोड़ा नीचे शिफ्ट किया। फिर उसके बाद ओमेगा इज इक्वल्स टू 1 का ये जो लाइन है वो 0 dB को जहां पर इंटरसेक्ट हुआ, ये वाला पॉइंट 20, 40, 60, 80 सबको कनेक्ट करो। यहाँ तक हो गया सबका। अब ये वाले प्रॉब्लम में ट्विस्ट क्या है, ये वाले प्रॉब्लम में प्रीवियस प्रॉब्लम में याद करो अपना कांस्टेंट लाइन जो मिला था ना 12.04 dB मिला था। तो 12.04 से हमने क्या किया था, कांस्टेंट लाइन ड्रॉ किया था फर्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी तक, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्लोप सेकंड कॉर्नर फ्रीक्वेंसी तक, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्लोप किया, ऐसे किया था। इस प्रॉब्लम में ट्विस्ट क्या है देखो, आपको कांस्टेंट लाइन का आंसर कितना मिला, 6.02 dB, करेक्ट। कांस्टेंट लाइन का आंसर 6.02 dB। फर्स्ट फैक्टर का रिजल्टेंट स्लोप कितना मिला, -20 dB पर डिकेड। अब उसमें जो माइनस साइन है वो क्या आपको बता रहा है, डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाना है, क्या आपको पता चला। चलो तो वो माइनस से आपको डायरेक्शन पता चल गया, तो माइनस को वहां से निकाल, अब क्या बच गया 20। तो उस 20 में कांस्टेंट लाइन का जो वैल्यू है वो ऐड करो, 26.02 समझो। ये 20 माइनस को मैंने बोला निकालना है ना, माइनस से आपको पता चल गया डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो माइनस को निकाल दो, 20 बच गया, उसमें कांस्टेंट लाइन का वैल्यू ऐड करो 26.02। तो 26.02 आपका स्टार्टिंग पॉइंट। अब देखो कैसे स्ट्रेट लाइन में, अब बताओ ये 20 है ना, 20 के बाद नेक्स्ट क्या होगा, 20
4 एक पार्ट का वैल्यू 4 है ना, तो 20 के बाद 24, 24 के बाद 28, तो 24 28 दोनों के बीच में आपको क्या मिलेगा 26.02 dB, ऐसा करेक्ट। 24 के बाद 28 है तो दोनों के बीच में ये मिल गया 26.02, ये मिल गया मुझे SP मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, राइट, ये मिल गया मुझे SP स्टार्टिंग पॉइंट। अब यहां से मुझे कितना स्लोप ड्रॉ करना है -20 dB पर डिकेड, वो कहां तक फर्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, तो बताओ यहाँ पर -20 dB पर डिकेड का कौन सा लाइन है, ये है ना जो डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में जा रहा है। तो इस लाइन के ऊपर रोलर स्केल रखो, इसको रोल करो और लाइन ड्रॉ करो, कहां तक ड्रॉ करना है फर्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, कितना है फर्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी 2 ना, राइट 2, और ये 2 आपको कहां पे मिलेगा, लेना ये स्टार्टिंग पॉइंट लेना है इसमें 26.02 पॉइंट 26.02 नहीं 26.02 ये वाला पॉइंट कौन है पहले, तो -20 वाले लाइन पर रोलर स्केल पर तो रोल कर स्टार्टिंग पॉइंट पर लाइन ड्रॉ आफ्टर 2 तक, ओके ड्रॉ किया स्टार्टिंग पॉइंट हा आहे ना, ओके चलो मध्ये आहे ना 24 जाता त्याच्यानंतर 28 जातं दोघांच्या बरोबर मध्ये आहे फर्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी किती आहे 2 का पहिला अरे तू ग्राफ उलटा पकडतेस नाही हवं तसं ते उलटच होणार कारण की तुझं गॅप क्या बता रहा है वो तूने 24 से लिया 26 24 एंड उसके बाद 28 दोनों के बीच में 26 आया इधर, तो यहाँ पर -20 dB का जो लाइन है इसको पैरेलल लाइन बनाओ, ओके ये लाइन जो आपने बनाया वो कहां तक बनाना है 2 तक बनाना है 2, और ये वाला पॉइंट देखो ओमेगा C1 पे एग्जैक्ट 0 dB लाइन पर ही आ रहा है, ये थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है थोड़ा सा नीचे मे बी फिर वैसे ही करता है, थोड़ा सा यहाँ पर नीचे ये मिल गया आपको ओमेगा C1। अब इसके बाद नेक्स्ट कितना -40 का लाइन है ना, इसके ऊपर रोलर स्केल रखो, इसको रोल करो ओमेगा C1 तक, ये ग्राफ लाइन ड्रॉ किया कहां तक, नेक्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी कितना 20 है, सो 20 आपको कहां पे मिलेगा 10 के आगे मिलेगा, ओमेगा C2, और फिर उसके आगे का स्लोप कितना है -60 dB पर डिकेड, और ये कहां तक जाएगा इंफिनिटी तक।
चलो हो गया यहाँ पे? Yes, sir. अब फेज एंगल प्लॉट स्टार्ट करते हैं। फेज एंगल प्लॉट में बताओ 0.1 पर कितना है -93, तो 90 के बाद 96 ना, तो 96 और 90 के बीच में फिर इसके बाद 0.2 96 है, then 0.4 102 102 कहाँ पर आएगा 90 के बाद 96 96 के बाद 102 ना, then 108 6 पर 8 पर है 114 1 पर है 190 190 फिर उसके बाद 2 पर है 140 4 पर है 164 then 6 पर है 178 then 8 पर है 187 187 then 195 then 20 पर है 219 then 40 पर है 240 समझा था? सर वो 6 जो है ना 6 डीबी पर जो मतलब वर्टिकली भी देखना हॉरिजॉन्टली भी देखना देख जी कितना 0.1 है ना, 0.1 पर मुझे कितना लेना है 93, सो 90 और 96 दोनों के बीच में 93, समझा? फिर नेक्स्ट क्या है 0.2 ना, तो यहाँ पर जो 2 दिख रहा है ना इसका मीनिंग क्या है 0.2, तो 0.2 के लाइन पर मुझे कितना लेना है 96, समझा? ग्राफ कंप्लीट हो गया अपना फेज एंगल प्लॉट। अब इसमें बताओ मैग्नीट्यूड प्लॉट 0 dB लाइन को जहां पर इंटरसेक्ट हुआ वहां से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना। यहां पर मुझे मिलेगा ओमेगा जीसी गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, चेक करो कितना है ओमेगा जीसी, 2 से कम ही आएगा या फिर एग्जैक्ट 2 आएगा, Okay. तो ये आ रहा है यहाँ से ये चेक करो एग्जैक्ट 2 पर ही है, 2 से कम है सर, 2 से कम है। थोड़ा सा कम रहेगा 1.9 ले ले फिर 1.9 रेडियंस पर सेकंड। अब ये वर्टिकल लाइन फेज एंगल प्लॉट को जहां पर इंटरसेक्ट हुआ वहां से लेके -180 का जो लाइन है, चेक करो कितने ब्लॉक्स है, एक ब्लॉक का वैल्यू 6 है, फेज एंगल प्लॉट को जहां पर इंटरसेक्ट हुआ वहां से लेके -180 का जो लाइन है, -180 का लाइन कौन सा है, कितने ब्लॉक्स है 12,
माइनस 180 का लाइन ये है देखो, माइनस 180 का लाइन। तो ये वर्टिकल लाइन फेज एंगल प्लॉट को जहां पर इंटरसेक्ट हुआ वहां से लेके माइनस 180 तक का चेक करो कितने आ रहे ब्लॉक्स। फेज एंगल प्लॉट ड्रॉ किया है 6.5. फेज एंगल प्लॉट पहले बना, उसके बाद ये आएगा। फेज एंगल प्लॉट पहले कंप्लीट करो। 6.5 मतलब 6.5 into 6 39 तो ये मिल गया मुझे PM फेज मार्जिन। फेज मार्जिन इज 39 डिग्री। देन ओमेगा PC कैसे मिलेगा? ये फेज एंगल प्लॉट माइनस 180 को जहां पर इंटरसेक्ट हुआ वहां से वर्टिकल लाइन बनाना है। यहाँ से वर्टिकल लाइन बनाना है। तो यहाँ पे मिलेगा मुझे ओमेगा PC। तो चेक करो ओमेगा PC कितना है। उसको लगा दे कैलकुलेशन पास Calculation सोपं आहे. हे नव्हतं. ठीक आहे नाही लागतं
ग्राफ को है ना पूरा प्रॉपर ग्राफ भी चाहिए चलो कंप्लीट हुआ फेज एंगल प्लॉट हुआ ओके अब देखो फेज एंगल प्लॉट -180 डिग्री लाइन को जहां पर इंटरसेक्ट हुआ वहां से हमने एक डॉटेड लाइन बनाया यहां पर आपको ओमेगा पीसी मिल गया ओमेगा पीसी कितना है 6.8 है रेडियस पर सेकंड नहीं मुझे लगा वो 10 और 100 के बीच में सो वो 1 और 10 के बीच में तो करेक्ट है 6 पॉइंट समथिंग आएगा ये वैल्यू 178 आया था ना ये वैल्यू मुझे किसके लिए याद है 6 के लिए तो उसके बाद ही मुझे क्या मिलेगा 178 के बाद ही 180 मिलेगा मतलब मेरा जो ओमेगा पीसी है वो 6 से बढ़ा के रहेगा 6 के आगे ही ये 6 के आगे ही 180 को क्रॉस हो रहा है ठीक ना ये 178 के बाद 180 आएगा ना और 178 कहां पर है 6 पर 6 के बाद ही मुझे जो नेक्स्ट वैल्यू रहेगा उसके ऊपर मुझे 180 ये जो -180 का लाइन है कहां पर इंटरसेक्ट हो रहा है कहां पर क्रॉस हो रहा है 6 के बाद तो ओमेगा पीसी 6 से बड़ा ही रहेगा 6.8 समथिंग है चलो नेक्स्ट अब लास्ट है जीएम गेन मार्जिन अब ये कैसे मिलेगा देखो ये वर्टिकल लाइन मैग्नीट्यूड प्लॉट को जहां पर इंटरसेक्ट हुआ वहां से लेके 0 डिग्री तक का चेक करो कितने ब्लॉक्स हैं 5 एक ब्लॉक का वैल्यू कितना है 4 ऊपर 4 है नीचे 6 है तो हम लोग अभी ये ऊपर कैलकुलेट कर रहे हैं ना तो एक ब्लॉक का वैल्यू 4 तो 6 into 4 24 नहीं सर 4 into ये कितना है 5 ब्लॉक्स है इसका वैल्यू 4 है so 4 into 5 20 तो ये आएगा 20 dB यूनिट अच्छे से देखो जेएम का यूनिट dB है पीएम का डिग्री नहीं अभी देखो ये प्लस माइनस कैसे करने का ये आपके स्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है स्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है मुझे बता इसमें ओमेगा पीसी और ओमेगा जीसी दोनों में रिलेशन क्या मिला ओमेगा पीसी कितना है 6.8 ओमेगा जीसी कितना है 1.9 so ओमेगा पीसी ग्रेटर देन ओमेगा जीसी देयरफॉर सिस्टम इज स्टेबल सिस्टम स्टेबल है तो यहां पर जितने भी आंसर्स है वो सब पॉजिटिव है समझा जीएम पॉजिटिव पीएम पॉजिटिव
जब भी सिस्टम अनस्टेबल आता है तब पीएम और जीएम का वैल्यू आपको माइनस में लिखना है। कौन सा मार्जिनल स्टेबल, उसमें तो ये एग्जिस्ट करेगा ही पीएम जीएम, क्योंकि उसमें ओमेगा पीसी दोनों एक ही लाइन में होता है। मतलब ये जो पॉइंट है ना, उसी लाइन पर मुझे क्या मिलेगा, ये फेज एंगल प्लॉट का -180 डिग्री को क्रॉस करेगा। तो वहां पर पीएम और ये जो जीएम है ये कभी एग्जिस्ट करता ही नहीं, जीरो आता है। तो ये पॉइंट अच्छे से याद रखो, जब भी आपका सिस्टम अनस्टेबल आएगा तब पीएम और जीएम का आंसर आपको नेगेटिव लिखना है, स्टेबल आने के बाद पॉजिटिव। फ्रीक्वेंसी कभी नेगेटिव नहीं रहेगा। तो 99% चांसेस ऐसे प्रॉब्लम के रहते हैं, पोल एट ओरिजिन वाले प्रॉब्लम्स। दो प्रॉब्लम्स मिलेगा, पोल एट ओरिजिन, पोल नॉट एट ओरिजिन, और वो आइडेंटिफाई करना बहुत इजी है। डिनोमिनेटर में सिंगल एस आ गया मतलब पोल एट ओरिजिन, अगर सिंगल एस नहीं है पोल नॉट एट ओरिजिन। तो स्टार्टिंग पॉइंट 26.2 कैसे है, देख अपना कांस्टेंट लेंथ का वैल्यू कितना है, 6.02 और फर्स्ट रिजल्टेंट स्लोप कितना है, -20। अब उसमें से माइनस से क्या पता चल रहा है, डाउनवर्ड्स डायरेक्शन, तो वो माइनस को निकाल दें, बच गया सिर्फ 20। उस 20 में कांस्टेंट टाइम का जो वैल्यू है वो ऐड कर 26.02 आएगा, मिल गया स्टार्टिंग। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, सब लोग यही पर कंफ्यूज होते हैं। 2 दिन के बाद जब आप लोग ये सॉल्व करने के लिए लोगे, आप लोग यही पर कंफ्यूज होगे कि ये आया कहां से, ये आया कहां से। फर्स्ट रिजल्टेंट स्लोप जो है वो वैल्यू उसमें माइनस निकाल दो, जो भी वैल्यू बचेगा उसमें कांस्टेंट टाइम का वैल्यू ऐड करने का। मुझे एक बात बताओ, अगर वहां पर डिनोमिनेटर में 1/s² होता स्क्वायर, तो दो पोल हो गया, तो स्लोप कितना है, -40 आ गया। -40 में से माइनस को निकाल दो, बच गया 40, उसमें ये ऐड करो 46.02, तो स्टार्टिंग वैल्यू क्या रहेगा, 46 पॉइंट यहाँ स्टार्टिंग। सर और 1/s को मतलब कॉर्नर फ्रीक्वेंसी में मतलब हैश की, क्योंकि वहां पर देखना ये स्टार्ट हुआ ना यहाँ से, इसके बाद स्टार्टिंग पॉइंट मिलने के बाद स्लोप कितना है, -20, और फिर उसके बाद ये कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, मतलब फर्स्ट रिजल्टेंट स्लोप क्या है, -20, उसके बाद ओमेगा c1 आ रहा है, मतलब यहाँ पर ये कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है ना, उसके पहले स्लोप एग्जिस्ट कर रहा है। ये प्रीवियस प्रॉब्लम में देख, स्टार्टिंग में कांस्टेंट लाइन था, हॉरिजॉन्टल लाइन था, करेक्ट, हॉरिजॉन्टल लाइन था, फिर कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी के बाद रिजल्टेंट स्लोप था, समझा, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी के बाद स्लोप था -20, लेकिन यहाँ पर कॉर्नर फ्रीक्वेंसी के पहले ही स्लोप था, समझा। तो ये ऑलरेडी -20 है और फिर उसके बाद कॉर्नर फ्रीक्वेंसी पर चेंज होगा। तो ये पॉइंट अच्छे से याद रखो कि पोल एट ओरिजिन वाली प्रॉब्लम में फर्स्ट फैक्टर का कॉर्नर फ्रीक्वेंसी कभी एग्जिस्ट